नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां हम बात करते हैं हिस्टोरिकल क्राइम की, इतिहास में हुई क्राइम की घटनाओं की। दोस्तों, जो कहानियां हम सुनाते हैं वो होती है 200, 300, 400, कई बार तो 500 साल पुरानी। तो उनकी तस्वीरें और वीडियो फुटेज मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार हमें वीडियो कुछ ही फ़ोटोज़ के साथ बनानी पड़ती है, कई बार तो 1 या 2 फ़ोटो में ही पूरी वीडियो बनती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को सिर्फ सुनकर भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, एक पॉडकास्ट की तरह। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बात है 1960 की, बात है सिंगापुर की। सिंगापुर में एक नौजवान जिसका नाम सुनी आंग। दोस्तों, आज की कहानी है सुनी आंग की। ये शख्स जो था ये रहने वाला था सिंगापुर का। सिंगापुर में एक मिडिल क्लास फैमिली में इसका जन्म होता है। शुरू से ही सुनी आंग दिखने में अच्छा, हैंडसम, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा। और ये बड़ा होकर इस शुरू में सोचता था कि एक टीचर बनेगा, तो एक टीचर की ट्रेनिंग के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर जाकर उसको रियलाइज़ होता है कि वो पायलट बनना चाहता है, टीचर नहीं। तो 1957 की जो बात है, 1957 में ये टीचर की ट्रेनिंग छोड़कर पायलट बनने के लिए चला जाता है। अब जब ये पायलट की ट्रेनिंग कर रहा होता है तो सेफ्टी रेगुलेशंस ये फॉलो नहीं करता है, लापरवाही करता है। इस वजह से पायलट की ट्रेनिंग से इसको निकाल दिया जाता है। अब ना तो ये टीचर बन सकता था, ना पायलट बन सकता था। अब ये दोनों में से कहीं का नहीं रहा। शुरू ही से सुनी आंग के सपने थे कि वो एक बहुत रईस आदमी बनना चाहता है, बहुत अमीर आदमी बनना चाहता है। और वो जो रईस लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, तो उनसे काफ़ी घुलने मिलने की कोशिश करता। अब चूंकि सुनी एक स्किल ड्राइवर भी था, तो 1961 में जब सिंगापुर में ग्रां प्री हुई, जो कि रेस, कार की रेस थी, तब ये वहाँ पर जाता है। काफ़ी स्किल ड्राइवर था, तो वहाँ पर गाड़ी चलाता है ये, और काफ़ी अमीर लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करता है। गाड़ी चलाने का चूँकि इसको शौक़ था, तो 1962 में एक गाड़ी चलाते हुए एक पैदल चलने वाले इंसान को गाड़ी ठोककर उसको मार डालता है। अब इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और इसके ऊपर जब केस चल रहा होता है तब जैसे तैसे केसेस छूटता है, और उसके बाद ये अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू करता है। लेकिन लॉ की पढ़ाई के दौरान ही पैसों की किल्लत के कारण इसकी हालतें ख़राब हो जाती है। और अपनी जिस उम्र में था, उस उम्र में कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बैंकरप्ट हो जाए। और चूँकि खासकर ऐसा आदमी सुनी आंग जैसा, जो कि लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था कि उसको लाइफ में ये करना है, वो करना है, बहुत रईस बनना है, काफ़ी पैसा कमाना है, लेकिन वैसा किसी भी तरह से सनी की ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा था। अब इस कहानी के दूसरे किरदार पर आते हैं। एक लड़की जेनी चैंग। जेनी चैंग एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी। और जेनी चैंग एक तरफ जो सुनी आंग था, जो कि अच्छा खासा पढ़ने लिखने में होशियार, जो काफ़ी बड़े सपने थे उसके, और दूसरी तरफ जो जेनी चैंग थी, ये उसकी उल्टी थी। ये काफ़ी अनुभवहीन, उसको ज़्यादा अनुभव नहीं था। ये मैरिड थी, इसका हस्बैंड था, 2 बच्चे थे, और ये एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी। ज़्यादा इनकम इसकी नहीं थी, और इसका जो गुजारा चलता था वो कस्टमर जो टिप देते थे उसके ऊपर चलता था। तो 1963 में एक दिन सुनी आंग जो होता है वो इसके होटल में आता है, और जब वो खाना खा रहा होता है और वहाँ पर इन दोनों की नज़र मिलती हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, और दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। अब जो जेनी चैंग थी, ये अपने पति से परेशान थी, क्योंकि उसका पति कुछ कमाता धमाता नहीं था, ज़्यादा इनकम उसकी थी नहीं, और इसी को सब कुछ करना पड़ता था। और डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, और घर में जो आपसी झगड़े होते थे, उससे जेनी चैंग काफ़ी परेशान हो चुकी थी। तो जब वो और सुनी आंग दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं, तो सुनी आंग जेनी को शादी के लिए प्रपोज़ करता है। इसको घुमाने के लिए कुआलालंपुर ले जाता है, और वहाँ पर लगता है जेनी को कि जो सनी जो है, सुनी आंग जो है, ये उसके सपनों का राजकुमार, यही वो शख्स है जो उसे चाहिए था। अब जब सुनी आंग जो है वो जेनी को ले जाता है कुआलालंपुर, अब बीच रास्ते में ये दोनों बीमार पड़ जाते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो ये फैसला करते हैं कि वापस अपने घर को लौट जाएंगे। लेकिन जब ये अपने घर को लौट रहे होते हैं, तब बीच रास्ते में कोई कुत्ता बीच में आ जाता है, उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि सुनी आंग को ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन जो जेनी थी उसकी साइड से गाड़ी लगभग टूट चुकी थी, लेकिन खुशकिस्मती से जेनी को ज़्यादा चोट नहीं आती। पता चलता है बाद में कि सुनी आंग जो था उसका इंश्योरेंस था $30,000 का, और जो जेनी थी उसके नाम का इंश्योरेंस था $1,00,000 का।
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो ये एक्सीडेंट चूँकि हो चुका था तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के पैसे उठाता है और उन पैसों से इन दोनों का गुजर बसर चलता है। दोनों एक दूसरे को अभी भी डेट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के अभी भी साथ थे। इस बीच सुनी आंग क्या करता है कि वो जेनी के नाम की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी रकम बढ़ाता है, उसको $1 लाख से $4 लाख का कर देता है और उसमें बेनिफिशियरी सुनी आंग बनाता है अपनी खुद की माँ को, जिससे जेनी सिर्फ एक बार मिली थी और ज़्यादा देर तक मिली नहीं थी। वो उसकी जो सुनी आंग थी उसकी माँ को उतनी करीबी से जानती नहीं थी। तो 40,000 की जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो थी जेनी के नाम। लेकिन इस इंश्योरेंस पॉलिसी की एक बात थी कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद अगर कैंडिडेट की जो मौत है वो नेचुरल कारणों की वजह से होती है, उसकी डेथ, तो उसको मिलेंगे $80,000। लेकिन अगर जो भी कैंडिडेट है उसकी मौत किसी आकस्मिक निधन होता है, उसका किसी एक्सीडेंट में मारी जाती है, तो उसको 4 गुना पैसे मिलेंगे उसके नॉमिनी को। तो यहाँ पर जो जेनी थी उसके नाम पर ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई। लेकिन हैरानी की बात है, इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 5 दिन के लिए बढ़ाई गई, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी थी तो इसको 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। बाद में जब सुनी आंग से पूछा था कि सिर्फ 5 दिन के लिए आपने एक्सपायरी डेट क्यों बढ़ाई, तो सुनी आंग ने इसका लॉजिक दिया था कि उस वक्त तक जेनी मेरी पत्नी नहीं थी और चूँकि वो मेरी पत्नी नहीं थी तो मैं उस पर ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता था, और जेनी ने मुझे कहा था कि मेरी जो पॉलिसी है मुझे बढ़ानी है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरी साइड के पैसे भर दो। जब मेरे पास पैसे आएंगे, 5 दिन में पैसे आने वाले हैं, तो मैं पैसे दे दूँगी और फिर मैं अपनी जो पॉलिसी है वो भरा करूँगी। तो इस वजह से सुनी आंग ने उसकी पॉलिसी को सिर्फ 5 दिन के लिए बढ़ाया अपने पैसों से। सुनी आंग का ये कहना था। अब एक दिन 27 अगस्त 1963 के दिन सुनी आंग जो है वो जेनी को लेकर जाता है डाइविंग के लिए, कि वो पानी में जाकर दोनों डाइव करेंगे। अब जब वहाँ पर वो जाता है तो फिशर जो बोट का जो मालिक होता है, बोटमैन, तो उससे कहता है कि आप हमें ऑक्सीजन टैंक, रस्सी, कुल्हाड़ी और सारा कुछ जो भी सामान होता है वो हमें दे दें, हम बोट लेकर जाएंगे, आप बोट लेकर हमारे साथ चले, हम दोनों डाइविंग करेंगे। और जबकि उसे पता था कि जेनी जो है वो कभी भी तैरना नहीं जानती थी और ना ही उसने कभी ज़िंदगी में डाइविंग की थी, लेकिन जेनी को सुनी आंग पर इतना भरोसा था सुनी पर कि वो तैयार हो गई कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ डाइविंग करूँगी। तो लेकिन बोटमैन के लाख मना करने के बावजूद कि भाई आपको तैरना नहीं आता है और ऑक्सीजन टैंक की ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकती है, उसके बाद आप ज़्यादा देर बच नहीं पाएंगी इनकेस अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है। लेकिन चूँकि सनी का कहना था तो जेनी तय करती है कि वो डाइव करेगी। अब जैसे ही जेनी डाइव करती है और सनी भी साथ में डाइव करता है, तो अंदर जाकर अब चूँकि जेनी को तैरना नहीं आता था, तो इन लोगों ने क्या किया था कि जेनी के पाँव से एक रस्सी बांधी थी। तो वो रस्सी है तो सनी उस रस्सी को पानी में फेंक देता है। उस रस्सी को लेकर नीचे पानी के अंदर जाता है, क्योंकि वो एक कुशल तैराक था, एथलेटिक्स वगैरह में अच्छा था, वो कार चलाने में, तो वो तैरने में भी काफ़ी अच्छा था। तो वो क्या करता है कि उस रस्सी जो होती है उसको नीचे किसी भारी पत्थर से जाकर बांध देता है और नीचे जो है जेनी फंस कर रह जाती है। और हैरानी की बात है, जो जेनी है उसकी जो ऑक्सीजन का जो टैंक होता है, इस ऑक्सीजन के टैंक में भी जो सुनी आंग जो होता है वो छेद कर देता है। तो ऑक्सीजन फटाफट लीक हो जाती है सारी की सारी, और नतीजतन एक जगह बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो जो उड़ते हुए बुलबुले हैं वो शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पर हैरानी की बात है कि जब सुनी से बोटमैन कहता है कि हमको पुलिस को बुलाना चाहिए, तो सुनी मना करता है। वो कहता है कि पुलिस को हम बाद में बुलाएंगे, पहले अब ये देखो कि बुलबुले कहाँ से निकल रहे हैं। और चूँकि उस टाइम पानी हिलोरे खा रहा था तो उनको पता नहीं चल पाया कि बुलबुले कहाँ से निकल रहे हैं, और थोड़ी देर में बुलबुले निकलने बंद हो जाते हैं। अब हैरानी की बात है, सुनी आंग जो था उसके चेहरे पर कोई ऐसे भाव नहीं थे जो किसी ऐसे बॉयफ्रेंड के चेहरे पर होने चाहिए जिसकी गर्लफ्रेंड अभी अभी पानी में डूबी हो। बोटमैन ये सब देखकर हैरान था। खैर, दोनों बोट लेकर किनारे की तरफ जाते हैं। वहाँ पर सुनी गार्ड की तरफ भागता है और कहता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है जेनी,
वो वहाँ पर पानी में डूब चुकी है, तो मुझे कुछ मछुआरे दो ताकि मैं उसको जाके ढूंढने की कोशिश कर सकूं। तो 5 मछुआरे आते हैं और वो वहाँ पर जिस जगह पर जेनी डूबी थी वहाँ पर जाकर डाइव लगाते हैं ताकि वो जेनी को ढूंढ सके। अब 5 मछुआरे डाइव लगाते हैं, लेकिन जेनी के स्लीपर के अलावा उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अब जब पुलिस को ये खबर दी जाती है तो पुलिस का सबसे पहला शक सनी आंग पर ही जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक स्किल ड्राइवर है और अपनी गर्लफ्रेंड को पानी में डूबते हुए देखकर भी उसने पानी में छलांग नहीं लगाई और ना ही उसको ढूंढने की कोशिश की। तो ये बात काफ़ी थी उस पर शक करने के लिए। अब 3 सितंबर को पुलिस केस होता है, पुलिस केस चलता है और पुलिस जैसा कि सस्पेक्ट कर रही थी कि सनी का इसमें हाथ है, तो दिसंबर 1963 में सनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कोर्ट में जो है वो ट्रायल शुरू होता है। शुरुआत में मजिस्ट्रेट मना कर देता है कि वो इस तरह कोई केस नहीं लेगा, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन तैयारी के साथ आता है तैयारी के साथ आता है और उसके बाद फिर से केस लगाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट इस केस को अलाउ कर देता है। और फरवरी से लेकर मार्च तक 1965 में ट्रायल चलता है इस केस का। उस ट्रायल में कुछ चीज़ें सामने आती है। पहली बात ये कि जब वहाँ पर इन लोगों ने डाइव लगाई सिस्टर्स आइलैंड जिनको कहते हैं, तो सिस्टर्स आइलैंड के बारे में ये चीज़ फेमस थी उस टाइम पे कि वहाँ जो अंडर करंट है, पानी के अंदर जो लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ होती हैं और वहाँ पर कोई भी जो नया नौसिखिया जो डाइवर है वो डाइव नहीं कर सकता, और ये बात जग जाहिर थी उस समय। दूसरी बात ये कि जो जेनी थी उसके नाम की जो $40,000 की, जो कि उस टाइम एक सिग्निफिकेंट काफ़ी बड़ा अमाउंट था, वो पॉलिसी, और ये पॉलिसी खासकर तब हुई थी जब जेनी और सनी आंग दोनों मिले थे। उसके 3 वीक के बाद ही उन्होंने ये पॉलिसी क्लेम करी थी, उन्होंने ये पॉलिसी ली थी। तो ये सीधा एक इशारा था कि सनी आंग का इसमें कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर हो सकता है। अगली बात जो सनी आंग के खिलाफ गई वो ये कि जो एक्सीडेंट हुआ वो 27 अगस्त को हुआ, और जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी थी वो एक्सपायर हुई थी 26 को, और 26 के बाद अगली सुबह 27 को ही उसने जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी थी उसको 5 दिन के लिए बढ़ा दिया। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जो पॉलिसी है उसकी डेट बढ़ाई, लेकिन उसने खुद की पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी थी, 26 को ही हुई थी वो नहीं बढ़ाई। तो इससे शक और गहरा हो जाता है सनी आंग पर। अगली बात जो सनी आंग के खिलाफ गई वो ये कि जो जेनी थी उसकी एक और पॉलिसी थी जो कि 28 अगस्त को एक्सपायर होने वाली थी। तो विच मीन्स कि 26 की जो पॉलिसी है जिसको रिन्यू कराया 5 दिन के लिए, वो 27 को कराया, 28 को एक और पॉलिसी उसकी एक्सपायर होने वाली थी। मतलब ये जो उसके पास जो दिन था ये 27 अगस्त का ही दिन था 1963 का, जिसमें उसको ये काम करना था और जिसमें ये काम हुआ। ये सब बातें ठीक है जो कि उसके खिलाफ गई सनी के खिलाफ, लेकिन सनी का जो पक्ष है वो यहाँ पर ये लॉजिक देता है कि चूंकि जेनी की बॉडी नहीं मिली है और चूंकि जेनी को बचाने के लिए सनी आंग जो है वो पानी में कूदा भी नहीं था, तो ये कैसे साबित किया जा सकता है सिर्फ इस बूते पर कि सनी उसको बचाने के लिए नहीं कूदा। इससे ये साबित नहीं हो जाता कि सनी ने जेनी को मारा है, क्योंकि जेनी को तैरना नहीं आता था, ठीक है वो डूब गई, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि जेनी जो है उसको सनी ने मारा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सनी जो बोल रहा है उसकी बात भी गलत नहीं थी अगर लॉजिकली देखा जाए तो, लेकिन उस समय जो फैसला था वो जूरी मेंबर करते थे। तो जूरी मेंबर चूँकि वो भी इंसान ही थे और सबूत वाला उस टाइम कोई सीन था नहीं, सबूत उस टाइम अवेलेबल थे नहीं, जो भी सब था सब सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बेस्ड था, सर्कमस्टेंशियल था। तो जूरी ये फैसला करती है कि चूँकि 26 को पॉलिसी एक्सपायर हुई उसको रिन्यू कराया और 28 को पॉलिसी ख़त्म होने वाली थी, उसकी एक दिन पहले अगर उसकी मौत हुई तो इसका सीधा शक जाता है सनी आंग पर। और चूँकि जेनी के मरने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसने पैसा क्लेम कर लिया और ना ही जेनी की मौत का उसके चेहरे पर कोई दुख कोई पछतावा दिखा। तो यहाँ पर जूरी मेंबर फैसला करते हैं कि सनी आंग जो है वो दोषी है और उसको सजाए मौत की सज़ा सुनाते हैं। तो 1967 में
1967 में सनी आंग जो है वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाता है, ऊंची कोर्ट में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी ये जो अपील है वो खारिज कर दी जाती है। उसके बाद वो सिंगापुर के प्रेसिडेंट के पास जाता है मर्सी पिटीशन के लिए, लेकिन उसकी मर्सी पिटीशन भी खारिज कर दी जाती है। और 31 जनवरी 1967 को उसकी मर्सी पिटीशन खारिज कर दी जाती है, जबकि उसकी सज़ा हुई थी 18 मई 1965 को, मौत की सज़ा सुनाई गई थी। और मर्सी पिटीशन खारिज होने के कुछ ही दिनों बाद सनी आंग को लटका दिया जाता है फांसी के फंदे पर। दोस्तों ये थी आज की कहानी। मुझे पता है आज की कहानी में कई जगह मैंने स्टेमर किया है, कई दिनों बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कहानी, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग, मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह की कहानी ना सुननी, आपको इस तरह की स्टेमर भरी कहानी ना सुननी पड़े। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।